आइए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा भाई, अपने पास अलजेब्रा में 4 चैप्टर हैं और इसमें हम लोग पहला चैप्टर जानते हैं रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें आता है मैट्रिसेस और फिर इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के बाद इसमें एक चैप्टर आता है आईटीएफ। ठीक है। अच्छा, जब रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, मतलब फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग आईटीएफ पढ़ सकते हैं। फंक्शन के पहले आईटीएफ नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो फंक्शन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है। डिटर्मिनेट और मैट्रिसेस ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इसमें डिटर्मिनेट हम लोग पहले पढ़ेंगे, मैट्रिसेस उसके बाद पढ़ेंगे। ये 4 चैप्टर अपने अलजेब्रा के हैं। ये चारों चैप्टर अलजेब्रा के हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का अलजेब्रा, जिसमें ये 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पहले हम लोग इसमें डिटर्मिनेट पढ़ेंगे, फिर मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, फिर आईटीएफ पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग अलजेब्रा का अपना जो एजेंडा है, अलजेब्रा जैसे हम लोग पूरा करनी है, तो अलजेब्रा हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे अगर डिटर्मिनेट पढ़ना है, तो डिटर्मिनेंट तो इसके पहले कभी नहीं पढ़े, यहीं शुरुआत होती है। तो आप पहले चैप्टर का नाम लिख लें, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट लिख लें। वो छोटी छोटी बातें पहले इसमें समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन आने लगेंगे। पहले कुछ बातें थोड़ा छोटी छोटी हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे पहली बात ये करते हैं कि सर डिटर्मिनेंट को दिखाते किससे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट्स। तो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेड बाई, आप पूरा लिखिएगा, रिप्रेजेंटेड बाई डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ये सिंबल एज ए मॉड जैसे लगता है देखने में, बट ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है और इससे हम लोग डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल डी या डेल्टा ले सकते हैं और डेल्टा इक्वल टू ऐसे डिटर्मिनेंट लिख देंगे। इसमें एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, उनका अलग अलग आर्डर होता है और सबके आर्डर्स को हम लोग अलग अलग समझेंगे कि सबके आर्डर्स कैसे डिफाइन हैं और कैसे उसे लिखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कभी ऐसे लिखा डिटर्मिनेंट 2, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? ये एलिमेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो फिर अगर किसी दिन इसमें -3 लेते हैं तो -3 भी एज इट इज बाहर आएगा, मतलब ये -3 आएगा। तो फिर सर तब तक किसी ने पूछा कि सर आप तो पहले बताए हैं कि -3 की वैल्यू 3 होती है। करेक्ट, ये भी होती है, लेकिन ये तब होती है जब ये मॉड होता है, और आज के दिन ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट और मॉड, इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसको ठीक से जानते रहें। डिटर्मिनेंट अपने एलिमेंट की वैल्यू एज इट इज बाहर निकाल देता है, जबकि मॉड इस साइन को पॉजिटिव करके बाहर निकालता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ये बहुत यूजफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होता। सबसे अधिक जो यूज होने वाले हैं वो आगे आ रहे हैं। इसमें थर्ड पॉइंट, तीसरा लिखिए, जिसको हम लोग बोलेंगे अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तीसरा पॉइंट लिखिए।
तीसरा। थर्ड पॉइंट है आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अच्छा सर, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैं एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ वो क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे डिटर्मिनेंट ये लिखना होता, मैं लिखता A1 B1 A2 B2, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप इधर से पहले मल्टीप्लाई करें A1 B2 और माइनस करके आप इधर से मल्टीप्लाई करें B1 A2 और इसे सॉल्व कर लें, जो आएगा वो इसकी वैल्यू है। अब अगर मान लो ये तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये मेथड हुआ, ये वैल्यू हम लोग पहले भी निकाले हैं। कहाँ से निकाले थे? सपोज दैट मान लीजिए आपके पास लीनियर इक्वेशन है A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू 0। अब आप सोचो, अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो B1y को राइट साइड में ले जा करके A1x इज इक्वल टू माइनस B1y एंड वी कैन फाइंड x अपॉन y दैट्स इक्वल टू माइनस B1 अपॉन A1। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड वी कैन फाइंड x अपॉन y इक्वल टू माइनस B2 अपॉन A2। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन सी दैट x upon y and x upon I both are same, then these are equal to, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब माइनस B1 अपॉन A1 दैट्स इक्वल टू माइनस B2 अपॉन A2। माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहले इधर से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ A1 B2 दैट्स इक्वल टू B1 A2, और जब आप इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0, और ये जो मिला है ये वही है जो यहाँ से सॉल्यूशन मिला था। इन दोनों को देखिए, तो फिर इस हिसाब से अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड अपने पास ये भी मिल गया। कैसे सर, कैसे सॉल्व करेंगे? एक हम डिटर्मिनेंट यहाँ बना लें, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट हम इधर बना दें और इसमें जो x और y के कोफिशिएंट हैं A1 B1 यहाँ ले लें और इधर के x y के कोफिशिएंट A2 B2 यहाँ ले लें, i इक्वल टू 0 ले लें। फिर इसको क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लें, इधर से मल्टीप्लाई कर दें A1 B2 और माइनस इधर से मल्टीप्लाई कर दें A2 B1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये आंसर वही है जो इधर का आंसर आया हुआ था। तो ये काम हम लोग इस तरह से सलूशन निकालते रहे हैं पहले भी, बट इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। आगे चल करके इसी चैप्टर में हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। लीनियर इक्वेशंस रहेंगे एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बाय डिटर्मिनेट के मेथड से फाइंड करेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये और बहुत सी चीज़ों को सिखाएगा जो आपने पहली बार देखा है। अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो चुका, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से पूरे चैप्टर की न्यू है, समझ लीजिए। ये जो आप पढ़ रहे हो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये तो बहुत कम आता है, रेयर केस में। जो भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ही पढ़ना है। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को पढ़ने के लिए आपको एक एक चीज़ ठीक से आनी चाहिए, बिना उसके आपका ये चैप्टर नहीं होगा, क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। इसलिए उन क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को समझते हैं वो क्या है। आइए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हेडिंग लिख लीजिएगा। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट
कौन सा पॉइंट रहेगा आपका? फोर्थ पॉइंट लीजिए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। सपोज दैट मैं एक पहले डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, फिर इसकी सारी बातों को बता रहा हूँ कैसे होती हैं सारी, इसमें फंक्शंस क्या है इनके। मैंने एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिख दिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ठीक है, अच्छा मैं तीसरे डिटर्मिनेंट पे आ चुका हूँ थर्ड ऑर्डर में। एक चीज़ मैंने चर्चा भी नहीं की, अब उसकी चर्चा करते हैं। आपने गौर किया होगा इसमें जो इस तरह की लाइनें हैं जो आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन सारी लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस हैं, इस पूरी वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइंस में आप देखिए, हॉरिजॉन्टल में आपके पास 3 लाइंस हैं, वर्टिकल्स में भी 3 लाइंस हैं, दोनों सेम है, एग्जैक्ट ये दोनों सेम होती हैं। अगर ये सेम नहीं होंगी तो वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। इसके पहले आप जब 2 × 2 का पढ़ रहे थे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ रहे थे, तो उसमें भी 2 हॉरिजॉन्टल थी और 2 वर्टिकल थी। मतलब ये इक्वल ही होती हैं, इक्वल नहीं रहेंगी तो फिर आप डिटर्मिनेंट उसका नहीं निकाल सकते, डिटर्मिनेंट वो होगा ही नहीं। डिटर्मिनेंट होने के लिए ये कंडीशंस है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। ये हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सेम होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपके पास, इसे हम लोग रो बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं। अब इस रो में जिसको आप फर्स्ट रो देख रहे हैं, इसका नाम होता है R1, सेकेंड का नाम होता है R2 और थर्ड का नाम होता है R3। एज अ सेम प्रोसेस, इसे फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, इसका नाम C1 है। ये सेकेंड कॉलम है, इसका नाम C2 है, और थर्ड कॉलम का नाम C3 है। मतलब आपके पास 3 रो है और 3 कॉलम भी है। फिर इसके बाद अब इसे सॉल्व करने की बात होती है कि सर इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको रिमार्क बता दूं, ये छोटा सा रिमार्क है, इसे नोट कर लेंगे। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसका जरा साइन समझें। इसमें साइन कन्वर्सेशन कैसे होता है उसको बता रहा हूं। पॉजिटिव से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही यूजफुल है। यहाँ जो एलिमेंट लिखे गए हैं पार्टिकुलर, उनके ये साइन है। जब आप कभी भी डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो इस साइन को अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव से शुरू होगा, याद रखेंगे, प्लस से शुरू होगा, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ उसमें करना भी नहीं है। आओ जरा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को खोलना चाहूँ तो इसको मैं खोल रहा हूँ। अब देखें, मैं इसको पहली रो से खोल रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट रो के लिए यहाँ का एलिमेंट A1 है तो मैंने A1 लिया। आप देख रहे हो, अगर ये एलिमेंट A1 है तो यहाँ के लिए साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए मैं यहाँ पॉजिटिव लिया हूँ। फिर एक ब्रैकेट लिया, और एक ब्रैकेट लेने के बाद इस A1 के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ड्रॉप करता हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को जब ड्रॉप करते हैं तो आपके पास 4 एलिमेंट मिलते हैं। इन 4 एलिमेंट्स में इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई, माइनस करके इधर मल्टीप्लाई। जब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा B2C3, और माइनस करके जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा C2B3। फिर आप A1 के लिए सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर आप B1 की बात करेंगे तो पहले आप यहाँ B1 लिख लें। अब इसकी साइन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ प्लस के बाद माइनस आया है, तो हम लोग भी यहाँ पर B1 के लिए यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे, और फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे। इस ब्रैकेट में हम B1 के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉप कर देंगे। आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे आप A2C3, और माइनस करके इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3C2। इसके बाद
लास्ट एलिमेंट C1 है और यहाँ देखें लास्ट में प्लस लिखा है, तो यहाँ फिर आपने प्लस लिखा, C1 लिया और फिर एक ब्रैकेट लिया और C1 वाले एलिमेंट को सोचते हैं। C1 के लिए आपको ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करनी है। इधर से मल्टीप्लाई किया तो A2 B3 आया और माइनस करके जब इधर से मल्टीप्लाई किया तो B2 A3 आया। बस ये इसका सलूशन हो गया। इस डिटर्मिनेंट का ये सलूशन है। कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है। आपने फिजिक्स में वेक्टर के चैप्टर में जब आप A क्रॉस B निकाल रहे थे तो वहाँ पर IJK लिख करके A1 A2 A3 हम लोग लेते थे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग इसको अप्लाई करते थे। फिजिक्स में आपने किया होगा, ये वेक्टर के चैप्टर में ये था। ये वही है, फीलिंग वही आ रही है। अब एक बात और सोचते हैं, तब तक एक दिमाग में बात ये आती है कि सर क्या हम लोग R1 से ही ओपन कर सकते हैं? अगर मैं R2 से ओपन करना चाहूँ तो उसका भी सोच लेते हैं। R1 से ही ओपन करेंगे ये कंपलसरी नहीं है। आप R1 से ओपन करें, R2 से ओपन करें, R3 से ओपन करें। किसी ने कहा मुझे इन तीनों से नहीं करना है, मैं C1 से करूंगा, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। C1 से ओपन करें, C2 से ओपन करें, C3 से ओपन करें। आप चाहे R1 R2 R3 से ओपन करें या C1 C2 C3 से ओपन करें, आंसर सबका सेम आएगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फिर इनडायरेक्ट में मैं आपको एक बात ये भी बता दिया कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ओपन करने के कुल नंबर ऑफ वेज कितने हुए। तो आप देखो 3 आप इधर से ले रहे हो और 3 आप इधर से ले रहे हो, मतलब टोटल 6 नंबर ऑफ वेज टू ओपन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए आपके पास कुल 6 तरीके हैं, 6 प्रकार से आप इसे ओपन कर सकते हैं। हम लोग आगे चल करके सीखेंगे कि हम लोग अप्लाई कौन सा करते हैं। क्वेश्चन में तो आपको जो पूछा जाएगा वही बताएंगे, बट आगे चल करके हम लोग सीखेंगे कि हम लोग उस रो या कॉलम को ओपन करने के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें एलिमेंट 0 ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो उसमें दिए हुए हैं। जैसे ये 3 एलिमेंट हैं, इस 3 एलिमेंट में अगर ये दोनों 0 होते तो हम केवल इससे अप्लाई करते हैं। पहले ये देखते हैं कि किस रो या कॉलम में सबसे अधिक 0 आ रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक 0 होंगे उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फिर एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि आगे चल करके हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा गुणा गणित करेंगे, ऐसा हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे कि इसके काफ़ी एलिमेंट को हम लोग 0 बना लें। 0 बना लेना से अपने डिटर्मिनेंट्स छोटा हो जाता है, उसका सलूशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आओ जरा ऐसा हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, आइए एक छोटे से क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री। ठीक है, आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझते हैं। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया हमारे पास साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस इधर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। क्या ये माइनस और माइनस प्लस हो सकता है? प्लस कर देते हैं, मतलब साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जानकार बच्चों को पता है इसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बोलते हैं। और ये साइन 10 प्लस 80 दैट इज साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सोचो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 11th का जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसे आप रिवीजन में रखें। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ बहुत आने वाली है, पूरी 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, चैप्टर नहीं है,
बट पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री आती रहेगी बार बार। तो साइन 90 की वैल्यू बोल दो भैया 1। ये रहा आंसर आपका। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। हो गया? आओ एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इसी तरह का एक सेकेंड ऑर्डर का और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा बी। आयोटा का नाम सुन करके कुछ फील आ गई होगी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसलिए कि आयोटा तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे। तो फिर आप ये भी जानते हो कि आयोटा की वैल्यू होती कितनी है। याद आया? आओ पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, तो फिर सोचते हैं कि आयोटा कैसे निकलता है, उसकी वैल्यू क्या है, इसमें रखना है। आइए डी इक्वल टू, अच्छा भाई क्या इसे सॉल्व करने के लिए हमको इधर से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस करके इधर से करना होगा? तो पहले हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, माइनस लिया सी माइनस सी प्लस आयोटा डी और सी प्लस आयोटा डी। क्या आप समझ गए हैं? ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे ए प्लस बी लिखा हो और ए माइनस बी लिखा हो। तो फिर मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। याद करो भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आप लेते हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हो। बोलो, उसी हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। बोलो, और इसमें क्या करेंगे सर? इसमें मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को कॉमन लिया तो फिर ये प्लस हो गया। बोलिए, और प्लस होने के बाद इधर आ गया सी माइनस आयोटा डी और ये सी प्लस आयोटा डी है, ये भी बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दे रहा है। तो फिर इसे ऐसे बना दें ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस कर दें, इसे लिख दें सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ध्यान नहीं आ रही है, कोई बताएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सोचो, क्या आयोटा इक्वल टू -1 होता था अंडर रूट? तो फिर आयोटा स्क्वायर -1 हुआ। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो फिर आप समझ गए होंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। दैट इज आंसर। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ठीक से करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप कर लें, जल्दी से नोट करें। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा भी, जिसे तुम आप लगाओगे घर पे, है ना। आओ एक तरह थर्ड ऑर्डर का करें, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आइए जरा सा एक हम लोग थर्ड ऑर्डर का भी करते हैं। थर्ड ऑर्डर का कर लेंगे तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करते जाएंगे। उसको भी जरा समझ लेना कि सर वो कैसे सॉल्व होता है। अभी दिमाग में तो यही बना होगा कि ये इतना सब होता है, इसमें इतना कठिन चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इसमें कभी मत सोचना ये चैप्टर टफ है, बहुत इजी है चैप्टर ये। ठीक है, आइए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आ जाओ, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा एंड माइनस साइन अल्फा। और आपको सेकेंड रो दे रखा है माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0। और थर्ड रो आपको दे रखी है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकलती है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। क्या बताया था? मैं ये कह रहा था कि इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ओपन करने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि जीरो कहाँ से मिलने वाला है, किस रो या कॉलम में जीरो आ रहे हैं। जहाँ जीरो आ रहा होगा उसी से ओपन करेंगे। देखो जरा ध्यान से सोचो, इसमें कोई जीरो है नहीं है, इसमें कोई जीरो है, एक जीरो आ रहा है, तो हम लोग इसी से ओपन करेंगे। इससे ओपन, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप इससे ओपन करोगे तो अपना मेहनत कम करनी होगी, हम लोग वर्क कम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए इसे बता रहे हैं इस तरह से ओपन करने के लिए। तो फिर सर R2, ये R2 है कि R1 है? ये R1 आपका है, ये R2 है, ये R3 है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि R2 से ओपन करो। R2 से ओपन करने के लिए करना क्या होगा, पहले यहाँ पर एक अपना वो साइन तो लिख लो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपने लिख लिया। तो सर करेंगे कैसे? ठीक है, देखा जाए और देखते हैं। मैं ओपन कर रहा हूं R2, मैं R2 को अप्लाई करके इसे ओपन करने जा रहा हूं। आप जरा ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन ठीक से समझो, आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो भाई। मैं इससे ओपन करूंगा तो यहाँ का एलिमेंट कितना लिखा है, माइनस साइन बीटा, और फिर इस एलिमेंट के लिए अपने डिटर्मिनेंट में साइन क्या है, माइनस। तो आप इसको ऐसे लिखो, ये माइनस साइन तो अपने उसके हिसाब से माइनस, और ब्रैकेट में माइनस साइन बीटा, ये क्या, ये एलिमेंट ही है माइनस साइन बीटा अपना। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे सर, एक ब्रैकेट बना लो। ये इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन छोड़ दो, ड्रॉप करो। फिर क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई लो पहले। तो जब मल्टीप्लाई लिया, मैं ब्रैकेट ये वाला बना देता हूँ तो ठीक रहेगा। इधर से जब मल्टीप्लाई लोगे तो कास स्क्वायर अल्फा आएगा और साइन बीटा आएगा। फिर आप माइनस लिखोगे। अब जब आप इधर से मल्टीप्लाई लोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा और साइन बीटा आएगा। और ये पहले एलिमेंट के लिए सलूशन हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे के लिए यहाँ पे साइन क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस लिखते हैं। और यहाँ अपना एलिमेंट क्या है, कॉस बीटा लिखते हैं। फिर सर अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है, वर्टिकल लाइन ये है, तो इसका मतलब आपको इसे और इसे ड्रॉप करना है। तो फिर जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कास स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा आएगा, और माइनस लेकर के जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा आएगा। बोलो भाई, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, आपको तो पता ही है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इसके लिए हम लोग सॉल्व किए थे, ये प्लस लिया था। पहले मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ड्रॉप किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो कास स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। अब ये ब्रैकेट बंद किया, प्लस यहाँ का एलिमेंट जीरो है तो जीरो ले लिया, यहाँ के लिए माइनस है तो यहाँ माइनस में लिया जीरो। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, जीरो के लिए तो आपको ये और ये ड्रॉप करना होता, इधर से मल्टीप्लाई करते, माइनस करके इधर से मल्टीप्लाई करते। लेकिन जब बाहर जीरो बैठा है
तो इसमें आप कुछ भी लिखोगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही हो जाएगा। तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। क्यों लिखें? बाहर 0 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब बात केवल मुझे इसकी करनी है, एग्जैक्ट बात इसी की करनी है। अब बोलो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन बीटा बोल दें। इधर बताओ भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, ये माइनस माइनस प्लस दिख रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, बोलिए ठीक है। इधर कोई बोले कॉस बीटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर ही देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? साइन बीटा, ध्यान से देखो यहां से साइन बीटा कॉमन है, तो फिर आपको मिलने वाला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा। इस ब्रैकेट के अंदर देखिए कॉस बीटा कॉमन है, तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा मिलने वाला है। कोई समझ सकता है? याद करो वही फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो रहा था? 1। इसकी वैल्यू 1, ये भी कितना 1। तो फिर सर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा बोलेंगे, बिल्कुल इंटू 1 है, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा आएगा इंटू 1 है, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होता कितना है? 1। तो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान है। हाँ, कई लोगों को तो ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है, वो तो हुआ ही नहीं। ये चल रहा था डिटर्मिनेट और सॉल्व होने लगी ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको बता दें कि क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, इसके लिए मेंटली तैयार रहें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना, बता देंगे तुम्हें, ठीक है। आओ जरा एक आध क्वेश्चन आप नोट कर लो, जिसे आप घर पे करोगे। कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए ज़रा क्वेश्चन कुछ लिखिए, पहले होमवर्क में क्वेश्चन कुछ लिखो। हाँ, होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 15 साइन 15, कॉस 15 साइन 15 साइन 75 कॉस 75 डिग्री की, ठीक है। डी इक्वल टू है ये। एक और क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ डेल इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा है ना, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। एक क्वेश्चन और नोट कर लें, ऊपर हो गया होगा ये वाला तो। हाँ, एक क्वेश्चन और नोट कर लें। क्वेश्चन ये,
फाइंड वैल्यू ऑफ डेल इक्वल टू 2 3 minus 5 7 1 minus 2 minus 3 4 1 by R2। मतलब आप R2 से इसको ओपन करेंगे, R2 ये होता है ना, R2 से ओपन करेंगे। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, थर्ड ऑर्डर पढ़ा। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया। अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक हम लोगों के पास आता है वो टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइनर और कोफैक्टर सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉपर्टीज, इसकी सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, शेष कल करते हैं।